आज मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद का यौम विलादत मना रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से ईद मिलाद का जश्न किया जा रहा है। इस मौके पर चिरागा किए जाते हैं तो कई मौलूद शरीफ पढ़े जाते हैं। साथ ही जलसे और जुलूस का भी खास इंतजाम होता है। आज ही के दिन मक्का में 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान अपने नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं। इस मौके पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में जलसे और जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है और मुकर्ररा वक्त के मुताबिक जुलूसे मोहम्मदी निकाले जाएंगे, जिसमें कसीर तादाद में फर्जंदाने तौहीद शरीक होंगे। कल अयोध्या पर फैसला आने के बावजूद मुसलमानों ने जश्न मिलाद के लिए भरपूर तैयारियां की और मिलाद की मुनासबत से गली और घरों को सजाया और जश्न मिलाद के लिए बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब पुरअज़्म हैं और एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। नात ख़वानी, फातिहा ख़वानी, नज़्र नयाज का एहतमाम किया जा रहा है। लोग पुरअमन तरीके से मिलाद मना रहे हैं और अमन, इत्तेहाद और भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की। नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए, आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की, ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ते बुलेटिन में आगे, कश्मीर में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से आम जिंदगी दरहम बरहम है। बर्फबारी और हवा के साथ बारिश की वजह से हुई अलग अलग हादसात में 7 लोगों की जान भी चली गई है। बर्फ की सफेद चादर ने कश्मीर की वादी को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मौसम में अचानक आए इस बदलाव ने आम जिंदगी को काफी मुतासिर किया है। शीतलहर ने लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल कर दिया है। इंतजामिया रोड से बर्फ हटाने का काम तेजी से कर रहा है। जहां तक जम्मू श्रीनगर NH की बात है तो दूसरे दिन भी गाड़ियों की आवाजाही बंद रखी गई। फंसी गाड़ियों को महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और थोड़ी ठंडी भी लगती है। हम मस्ती कर रहे हैं, हमें और मजा आ रहा है। बर्फ भी हुई है इसलिए यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बर्फ में मस्ती भी करी है, थोड़ी ठंड भी लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी वादी में बर्फबारी और हल्की बारिश जारी रहने के इम्कान है। श्रीनगर शहर की बात करें तो बर्फबारी की वजह से यहाँ बिजली सप्लाई स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, जिससे शहर के लोगों को बिजली की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि महकमा बिजली की टीमें सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए मरम्मत के काम में जुटी हुई हैं। बिजली की सप्लाई है वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। कई जगहों पे जो है वो पेड़ गिरे हुए हैं इस इतनी हैवी स्नोफॉल के बाद और काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। उनको रेस्टोर करने के लिए इस वक्त 2500 के करीब जो है वो इनके वर्कर्स जो है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जगह जगह टोलियाँ बना के। हमारे साथ इस वक्त चीफ इंजीनियर हशमत काजी साहब हैं जो इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस देखते हैं। सर, बहुत डैमेज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, काफ़ी हैवी स्नोफॉल था। कैसे आप यकीन दिलाएंगे लोगों को कि बहुत जल्द आप बिजली एक बार फिर उनको फराहम करेंगे? आपने देख लिया, हम SDRF टीम भी, थैंक्स टू डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमें SDRF टीम्स भी मिल गई, लेटेस्ट मशीनरी लगाई हुई है। सो हम बेहद कोशिश कर रहे हैं। हमने टारगेट तो रखा हुआ है कि आज शाम तक कम से कम अपना टारगेट रखा है 70-80% श्रीनगर सिटी क्लियर हो जाए और ऐसे ही बाकी टाउन्स भी, वहाँ पे भी ऐसे ही काम चल रहा है हर एक साइड से। सो देखें कहाँ तक हम इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, तो हमारी पूरी कोशिश। वादी में बर्फबारी और बारिश की वजह से सेब की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा खराब मौसम की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। पिछले 48 घंटों से कश्मीर घाटी में जो बर्फबारी हुई है वो थम तो गई है, लेकिन उसने कहीं न कहीं कश्मीर घाटी में कहर बर्पा किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये श्रीनगर का पॉश एरिया राजबाग है। यहाँ
क्या बिजली पोल्स की हालत है, क्या पेड़ों की हालत है। और यही दृश्य जो है कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों से देखने को मिल रहे हैं। अब तक इस बर्फबारी की अगर हम बात करें तो 6 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं, करीबन 18 लोग जो है बताया जा रहा है कि वो घायल है। इसके अलावा केवल श्रीनगर में करीबन 125 पेड़ जड़ से ही उखड़ गए हैं। पूरे कश्मीर घाटी की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 200 से ज्यादा घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। वहीं सेब के व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर हम दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, उत्तरी कश्मीर के सोपोर, बारामूला, कुपवाड़ा इन इलाकों की बात करें तो वहां पर जो सेब के दरख्त थे इस बर्फबारी की वजह से जड़ से ही उखड़ गए और उन दरख्तों पर मेवा अब भी मौजूद था। आप देखिए अभी भी यहाँ पे बर्फ पेड़ों के ऊपर जमा हुआ है और जो सेब के दरख्त हैं उन पर मेवा सहित वो बिल्कुल नष्ट हुए हैं। काफी नुकसान हुआ है लोगों को। कश्मीर में बुध की रात से जारी बर्फबारी की वजह से अभी तक 7 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में फौज के 2 जवान, 2 पोर्टर, महकमा बिजली का 1 लाइनमैन और 1 शहरी शामिल है। पुलवामा के पेरीगाम इलाके में छत से बर्फ हटाते वक्त एक आदमी की मौत भी हो गई। इस शख्स की पहचान गुलाम कादिर भट्ट के तौर पर हुई है। यही नहीं, खराब मौसम की वजह से दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली 11 फ्लाइट भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें, खासकर उत्तरी कश्मीर जहां पर भारी बर्फबारी हुई है और राजदान टॉप्स जो है या दूसरी जगह है वहां पर करीबन 5 से 6 फीट की बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जो हालातों को सुधारने का काम है उसकी रफ्तार थोड़ी कम दिखी, क्योंकि कल देर रात तक जो है बर्फबारी हो रही थी, लेकिन मौसम ठीक होने की वजह से कल शाम से जो हालातों को सुधारने का काम था वो तेजी से किया गया। कई रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन अब भी तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग जो कश्मीर घाटी को देश से जोड़ते हैं वो अभी भी बंद है। इसके अलावा प्रशासन का कहना है कि मैन एंड मशीनरी जो है हर जगह पर काम पर है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि कश्मीर घाटी जहां पिछले 48 घंटों से बिजली कहीं पर नहीं है, पानी नहीं है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स है वो सिर्फ खोल दी गई है। शहर के कुछ रोड जो इम्पोर्टेंट रोड्स है, हॉस्पिटल्स या फिर एयरपोर्ट रोड, उसको खोल दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं वो भी अभी भी कब तक प्रशासन सब करने में सफल होती है। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। अब बढ़ती महंगाई और टमाटर प्याज की कीमतों को लेकर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने मुजाहरा किया। उन्होंने गले में टमाटर प्याज के हार पहनकर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द महंगाई रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। आम जिंदगी की इस्तेमाल की वस्तुओं में लगातार दाम में वृद्धि हो रही है, वो आम आदमी के ऊपर एक प्रहार है और उनकी जेब के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है। प्याज के दाम आज 100 रुपया किलो से ऊपर पहुंच चुके हैं। टमाटर के दाम जो है वो 80 के करीब है। दालों के दाम आसमान छू रहे हैं और लगातार इन कीमतों में वृद्धि हो रही है। जब 400 का सिलेंडर होता था तो हमने राजनाथ सिंह जी को सड़क के ऊपर बैठे हुए देखा, सिलेंडर सड़क के ऊपर रख के वो विरोध प्रदर्शन करते थे कि कीमत बहुत ज्यादा है। सब्जियों के दाम में जब वृद्धि होती थी उनके दौरान में 30 या 40 रुपए किलो तक पहुंचता था तो वो सब्जियों की टोकरी लेकर सड़क के ऊपर बैठते थे। आज वही लोग 100 रुपए किलो से ऊपर प्याज बेच रहे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है गरीब आदमी की, आम नागरिक की। आज हम गले में प्याज और टमाटर के हार डालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का इजहार कर रहे हैं और हम एक ही नारा दे रहे हैं, बहुत हो गई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। पर क्या आपको ये लगता है कि जो ये इकोनॉमिक क्रैश हुआ है उसी की वजह से ये रेट्स ये बीजेपी की सरकार में क्यों होता है? जब आपने जिम्मेदारी संभाली है सरकार को चलाने की, देश को चलाने की, तो महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने की भी आपकी जिम्मेदारी है। असर तो होना चाहिए
क्योंकि अगर हमने ये गले में हार डाले हैं प्याज और टमाटर के, तो ये एक उनके लिए रिमाइंडर है कि जब 40 रुपये या 30 रुपये की सब्ज़ी होती थी और सिलेंडर जब 400 का होता था, वो पार्लियामेंट के सामने धरने पे बैठ जाते थे। तो ये उनके सामने यहाँ तस्वीरें भी हमने लगाई हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो प्याज है 100 रुपये पहुँच गया है और टमाटर भी लगभग 80 के करीब पहुँच गया है और सिलेंडर 1000 तक बिक रहा है। तो हम ये उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या अब आपको महंगाई नहीं दिख रही है? हमारा ये एक दिखाने का तरीका है कि हम दिखाना चाहते हैं एक महिला के लिए घर चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि अब अपने घर को चलाने के लिए हमें प्याज टमाटर, हमें जो हम पहले खुले डालते थे कि अब हमें सोच के डालना पड़ता है कि अब सब्ज़ी में हम एक ही प्याज डालें या एक ही टमाटर डालें। तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक संदेश भी है कि जब आप इतनी महंगाई आपने कर दी है तो आप कैसे सरकार चलाओगे और गरीब लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो दोबारा आपको वोट देंगे। ये आपके लिए एक रिमाइंडर भी है। बढ़ते बुलेटिन में आगे, गांधरबल के इलाका यनहामा बोबिसपुरा में मौजूद ब्रिज का काम 6 बरस गुजर जाने के बाद भी अपनी तकमील तक नहीं पहुंच पाया। इसी सिलसिले में गांधरबल के बाशिंदों ने JKPCC के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। यनहामा और बोबिसपुरा के बाशिंदों ने बताया कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ चंद किलोमीटर जाने के लिए तवील फासला तय करना पड़ता है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मामले में दखल देने की अपील की और पुल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया। ये बहुत ज़रूरी है, इससे तकरीबन 15-20 गाँव की कनेक्टिविटी होती है विलेजेस की, जो ना बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए ये जो ब्रिज का काम हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फ्रॉम प्रीवियस 6 इयर्स अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ब्रिज तो कंप्लीट है लेकिन रोड कनेक्टिविटी हमारे साइड से पूरी नहीं की गई। वो हमें नहीं पता, ये तो मतलब प्रपोजल्स कर रहे हैं कहीं यहाँ से रोड लेंगे वहाँ से लेंगे, लेकिन अभी तक कहीं पूरा प्लान नहीं हुआ। ये 2014 में अप्रूव हुआ था लेकिन अभी तक मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमें बहुत उम्मीद थी ये ब्रिज से। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी मिले। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये 2 लाख तकरीबन 2 लाख लोग हैं जिनको ये आपस में मिलाता है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है, अगर हमें बांडीपोरा जाना होता है, हमें पहले बेहमा जाना था, फिर उसके बाद वया संबल वगैरह, और अगर हमें लार जाना होता था हमने वया नर वाइल यहाँ पहुँचना होता था लार। अब ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी थी, एहसान था। बहुत कोशिशों के बावजूद, हमारे गुजारिशात के बावजूद हाथ जोड़े अपने MLA से, अपने अथॉरिटी से जो यहाँ की थी उस वक्त, तो यहाँ पर एक प्रपोज हो गया ये ब्रिज। और आज से 6 साल से ब्रिज सिर्फ बन रहा है। एक साइड जो इसका है वो 100% बराबर है और दूसरी साइड की हालत जो है वो आपके सामने है। क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है किस लिए? अगर इसका कोई मकसद था खर्च करने का तो ये पाए तकमील तक पहुंचे, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारा अभी 90% वर्क हमारा कंप्लीटेड है। मेन ब्रिज जो हमारा है, मेन टारगेट होता है ब्रिज पे। मेन ब्रिज जो हमारा है ये हमारा 280 मीटर का स्पैन है, ये इंटरमीडिएट लेन है। मेन ब्रिज हमारा कंप्लीटेड है, एक अप्रोच कंप्लीटेड है, दूसरे अप्रोच में भी काम चल रहा है। अभी उसमें कुछ लैंड एक्विजिशन करनी है, थोड़ी से 100 मीटर में थोड़ी सी लैंड एक्विजिशन करनी है। लैंड एक्विजिशन के बाद जो ही हमें रेवेन्यू पेपर्स मिलेंगे लैंड के मिलेगी, इसका जो भी हमें ये पेपर्स मिलेंगे उसके बाद ही हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे। तो विद इन नेक्स्ट 6 months दिस ब्रिज विल बी ओपन टू पब्लिक। मुल्क का सबसे बड़ा तनाज़ा खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अदालत ने सभी बातों को बारीकी से देखते हुए मुतनाज़ा जमीन राम मंदिर के हवाले कर दी है। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने की हिदायत दी गई। अदालत ने मरकजी हुकूमत को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट की तश्कील कर मंदिर बनवाने को कहा है। फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि अपने सबूतों से मुस्लिम फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि मुतलाज़ा जमीन पर उसका हक रहा है। इस दौरान अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के अलावा दूसरे को फरीक मानने से इनकार कर दिया। साथ ही जेर समात बची हुई सारी अर्जियां रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत बताया जिसमें जमीन बंटवारे की बात कही गई थी। समात के दौरान जहां अदालत ने भगवान राम के अयोध्या में पैदा होने की बात को सही माना, तो बहुत पहले वहां जुमे की नमाज पढ़ने की बात भी तस्लीम की। तो मुल्क के सबसे बड़े तनाज़े को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा ज़मीन को रामलला के
हक में कर दिया है और मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने की बात अपने फैसले में कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दहाइयों से चला आ रहा अयोध्या तनाज़ा इख्तिताम पजीर हो गया। अब आप जरा ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले में कौन से 5 बड़े असर दिख रहे हैं। जिस फैसले पर दुनिया की नजरें टिकी थी वो फैसला अब सामने आ चुका है। आइए हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले के कौन से 5 बड़े असर हम देखने जा रहे हैं। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को डंके की चोट पर यह बता दिया कि हम न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत है, बल्कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, अदल और इंसाफ वाला मुल्क है। इंसान तो इंसान, भगवान से जुड़े मुद्दों के बारे में भी मुल्क की अदालतों के फैसले को मुत्तफ़क़ा तौर पर कबूल करता हमारा मुल्क। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुल्क में आपसी भाईचारे और हम आहंगी को मजबूती देने वाला है, क्योंकि ये फैसला उस कानून और नज्म के तहत आया जिस पर मुल्क के हर शहरी को भरोसा है, यकीन है, एतमाद है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही शानदार राम मंदिर की तामीर होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के 5 जजों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि अयोध्या में मुतनाज़े जमीन पर ही राम मंदिर बनेगा। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जो मंदिर बनाने के तौर तरीके तय करेगी। 3 महीने में मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जमीन दी जाएगी। उसने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम फरीक को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। मुल्क और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की भगवान राम में आस्था रही है। अदालत के फैसले के बाद अब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की तामीर होगी, जिससे जाहिर तौर पर अयोध्या में अकीदतमंदों के पहुंचने की तादाद तेजी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहां तरक्की को रफ्तार मिलेगी, पूरे इलाके में रोजगार बढ़ेगा। इस वजह से ये फैसला नए किस्म की ताकत और जोश की वजह बनने जा रहा है। देखिए, इसका बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम किसी का, देखो सबसे बड़ी बात कि आज जीत हार किसी का नहीं हुआ है, बल्कि आज समस्या का समाधान हुआ है। जो आज सदियों से विवाद एक बना हुआ था, एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, आज उसको पटाक्षेप हो गया है और उस विवाद का निराकरण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मुल्क की सियासत को उस पुराने मुद्दे से आजादी मिल गई जिसे बुनियाद बनाकर लंबे दौर से इल्जाम तराशी का दौर चलता रहा है। मुल्क की सियासत में इस मुद्दे के जरिए गुमराह करने वालों पर अदालत का फैसला एक करारा हमला है। यह ऐतिहासिक फैसला है कि भारत की गरिमा को और बढ़ाया है। दोनों समुदायों के लिए इसे सौहार्द और शांति और न्यायपूर्ण तरीके से ये हुआ है। अदालत उज़्मा ने साफ कहा है कि फैसला अकीदत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि साइंसी सबूतों की बुनियाद पर है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के हक में फैसले के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पड़ताल को अहम बुनियाद बनाया। ASI ने खुदाई के बाद जांच के जरिए ये साफ कर दिया था कि वहां मस्जिद से पहले एक अलग किस्म का ढांचा था जो गैर इस्लामी था। ASI की इस खोज से राम मंदिर के फरीकैन का दावा मजबूत हुआ और अदालती फैसला भी उन्हीं के हक में आया। यही वजह है कि ये फैसला नज्म और नस्क की जीत के साथ साथ साइंस की भी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को खिताब किया और कहा कि 9 नवंबर का दिन मुल्क के लिए और मुल्क की अदलिया के लिए तारीखी है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भाइयों और बहनों,
भारत जिसके लिए जाना जाता है, और हम इस बात का गर्व से उल्लेख भी करते हैं, विविधता में एकता। विविधता में एकता, आज यह मंत्र अपनी पूर्णता के साथ खिला हुआ नजर आता है। गर्व होता है, हजारों साल बाद भी किसी को विविधता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा, तो वो आज के ऐतिहासिक दिन का, आज की घटना का जरूर उल्लेख करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक दीर्घकालीन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो, जो हुई, और आज निर्णय आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर, सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है।